हाय फ्रेंड्स, यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन के यूनिट 8 ए में हम आज मुख्य रूप से एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है, उसकी क्या उपयोगिता है और सूचना प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्या है, या इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी अर्थात अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी क्या है। फिर और भी पॉइंट है जैसे कि औपचारिक शिक्षा। ये औपचारिक शिक्षा जिसको हम फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं, और अनौपचारिक मतलब नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ये गैर औपचारिक, और एक है अनौपचारिक शिक्षा। यहाँ पे देखिए, ये औपचारिक शिक्षा को हम लोग फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं और गैर औपचारिक शिक्षा जो है इसको नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहा जाता है। बट अनौपचारिक शिक्षा जो है इसको इनफॉर्मल एजुकेशन कहा जाता है। तो इनफॉर्मल एजुकेशन एंड समावेशी शिक्षा अर्थात इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इन सारे एजुकेशन सिस्टम्स को आज हम यूनिट 8A में समझेंगे। दोस्तों, आज के समय में जो शैक्षणिक प्रौद्योगिकी की बात की जाए, शैक्षिक प्रौद्योगिकी की बात की जाए, तो वह हमारे आसपास जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, जितने भी कम्युनिकेशन के रिसोर्स हैं, या जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, या इस तरह की जो भी संसाधन हैं जो शिक्षा के रूप में शिक्षा ग्रहण करने में, शिक्षा को सीखने में, शिक्षा को प्राप्त करने में, शिक्षा का डिस्ट्रीब्यूशन करने में, बंटवारा करने में, बांटने में या दूसरों को प्रदान करने में जिन चीज़ों की उपयोगिता होती है वो कहीं ना कहीं हमारी टेक्नोलॉजी है। तो कह रहा है, हमारा एक फर्स्ट पॉइंट है इसका कि एक विषयानुशासन के रूप में शैक्षणिक प्रौद्योगिकी की संकल्पना क्या है, अर्थात कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एज ए डिसिप्लिन। आप जानते हैं कि कोई भी काम एक मुख्य कार्य नीति के अनुरूप किया जाता है, एक अच्छी कार्य कुशलता और अच्छी तकनीक या अच्छे डिसिप्लिन व्यवहार के साथ की जाती है। तो यहाँ भी हमारे कहने का संदर्भ यही है कि जब हम किसी भी सोर्स की उपयोगिता का उपयोग में लाते हैं, एज ए एग्जाम्पल अगर हम एक प्रोजेक्ट का उपयोग कर रहे हैं क्लासरूम में स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए, तो वह प्रोजेक्ट की क्या कैपेबिलिटी है, प्रोजेक्ट कितना क्लीन विजिबिलिटी है, क्या उसका सिस्टम है, क्या उसकी प्रणाली है, क्या उसका लाइट है, या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, इन सभी चीज़ों को हम देख के ही उसका उपयोग करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को उपयोग में लाने के लिए भी। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिक जो भी डिवाइस हो उसको उपयोग में लाने की भी एक डिसिप्लिन होती है कि इस डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग ही ये उपयोग में आ सकता है। तो हमारे अनुसार अभी हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे शैक्षणिक प्रौद्योगिकी के विकास में जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट, गैजेट्स इत्यादि का उपयोग किया जाता है, उसकी अपनी एक तकनीक होती है। उस तकनीक की क्षमता एवं सामने वाले जिससे हम ज्ञान ले रहे हैं या जिसे हम ज्ञान दे रहे हैं, उसके अनुरूप हमें उसका उपयोग करना होता है। उदाहरण के लिए अगर हम कोई ड्रिल मशीन का उपयोग करते हैं किसी सरफेस को खोदने के लिए, तो आपको उस मिट्टी की क्षमता, मिट्टी का स्ट्रेंथनेस भी जानना होगा और मशीन की कैपेबिलिटी भी जानना होगा कि किस हद तक, किस लिमिट तक यह मशीन उसमें ड्रिल कर सकता है। तो जाहिर सी बात है कि जिसके लिए आप कर रहे हैं और जिससे कर रहे हैं, दोनों की कैपेबिलिटी आपको पता होना चाहिए। ठीक उसी तरह से इंफॉर्मेशन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जिस सिस्टम के द्वारा हम छात्रों को एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, उस सिस्टम में अगर हम कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या इस तरह की टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, तो उस टेक्निकल थिंग्स की कैपेबिलिटी एवं सामने वाले जिसको हम एजुकेशन दे रहे हैं उसकी कैपेबिलिटी, उसके नॉलेज, उसके स्किल को जानना हमें अति आवश्यक है। अर्थात इन दोनों में कोई ना कोई सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है या एक डिसिप्लिन है जिसको आपको जानना होगा, तो ही यह प्रसारित हो सकती है इन माध्यमों के द्वारा। तो एक विषयानुशासन के रूप में शैक्षणिक प्रौद्योगिकी की जब बात की जाएगी, तो यह जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, यह एक विषय है जो अनुशासन के रूप में ही प्रसारित की जाती है। अर्थात इसका कॉन्सेप्ट जो है
वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो एक अनुशासन के बेस पे है, जिसमें शैक्षणिक प्रौद्योगिकी को मूल रूप से इसकी संकल्पना की बात की जाए तो यह यही हुआ कि शैक्षणिक विस्तार के लिए जिस तकनीक का उपयोग किया जाता है उसे हम शैक्षणिक या शैक्षिक प्रौद्योगिकी कहते हैं। और यह प्रौद्योगिकी अच्छे तकनीक, अच्छे मेथड के द्वारा हो तो वही एक अच्छी डिसिप्लिन होगी, और उस डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग या तो हम लर्न करेंगे या हम अपनी एजुकेशन को ट्रांसफर करेंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो एक यहाँ पे एक विषय के अनुशासन के रूप में यह इंफॉर्मेशन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हमें दिखती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सूचना प्रौद्योगिकी क्या है, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है। दोस्तों, जब ज्ञान होता है हमारे पास, जो ज्ञान के रूप में हम कोई एजुकेशन प्राप्त किए हुए रहते हैं, वह ज्ञान कहीं ना कहीं एक प्रकार का सूचना ही होता है। आप बुक से, नोटबुक से, पीडीएफ से या कोई चैनल से, कहीं से भी आपने कुछ भी नॉलेज जो गेन किया है वो कहीं ना कहीं एक प्रकार का इंफॉर्मेशन है जो आप में आकर केंद्रित हुआ है या आप उसको ऑब्जर्व किए हैं। तो यह इंफॉर्मेशन एक प्रकार का सूचना हो गया। अब यह सूचना आपने कैसे प्राप्त किया, तो आप शिक्षक से प्राप्त किए या क्लास से प्राप्त किए, यूट्यूब से प्राप्त किए, नेशनल टीवी चैनल, रेडियो इत्यादि कोई भी इंस्ट्रूमेंट से आप प्राप्त किए हो। तो कहीं ना कहीं जो इंफॉर्मेशन है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारे पास पहुंच रहा है। तो वह इंफॉर्मेशन एक प्रकार का ज्ञान है जो हमारा नॉलेज है। तो सूचना प्रौद्योगिकी का मूल अर्थ हुआ कि हमारे ज्ञान का सूचना के रूप में तकनीक के माध्यम से हमारे तक पहुंचना। दूसरा है कि संचार प्रौद्योगिकी, यह कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है। तो जब हम किसी से सूचना ग्रहण कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके वो हमें सूचना दे रहा होता है। उदाहरण के लिए अभी हम आपको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन यूनिट 8A के अकॉर्डिंग आपको अगर हम दे रहे हैं तो इसके बीच में एक माध्यम है जो मोबाइल है, यूट्यूब है, लैपटॉप है, etc जो भी कुछ है। तो ये सारे कम्युनिकेशन के टेक्नोलॉजी है जो आपको और हमको जोड़ने का काम कर रही है। तो जो टेक्नोलॉजी एक से दूसरे को कम्युनिकेट करता है, जोड़ता है, जोड़कर अपनी सूचनाओं को प्रसारित करने का काम करता है, तो यह कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है यही है हमारा संचार प्रौद्योगिकी। अर्थात जिस प्रौद्योगिकी, जिस इंस्ट्रूमेंट या जिस टेक्निक के द्वारा हम आपसे जुड़ रहे हैं वो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। जो हम इंफॉर्मेशन है हमारे पास और उसको जिस टेक्नोलॉजी के द्वारा हम आपको देंगे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और कंबाइंड रूप से इसी को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कहा जाता है। अर्थात हमारे ज्ञान का संचार के माध्यम से जुड़कर आप तक किसी प्रौद्योगिकी, किसी टेक्नोलॉजी के द्वारा पहुंचाना। तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, ज्ञान है, यह एक प्रकार की सूचना है। इसे एक कम्युनिकेशन स्किल के द्वारा, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, या हम अगर कहीं से लर्न कर रहे हैं, कम्युनिकेट होके कहीं से लर्न कर रहे हैं तो वह हमारा संचार प्रौद्योगिकी कहलाएगा। और संपूर्ण रूप से यही सूचना एवं संचार टेक्नोलॉजी कहलाएगा। तो ये जो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है यह मुख्य रूप से इसका उपयोग हम क्यों कर रहे हैं, इसकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस यूनिट में हम यही पढ़ने वाले हैं कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का उपयोग क्या है, अर्थात शिक्षा में इसकी क्या उपयोगिता है। तो जाहिर सी बात है कि शिक्षा में इसकी बहुत ज़्यादा उपयोगिता है। आज हम आप लोगों के सामने जो क्लास ले रहे हैं या आप लोगों को जो भी शेयर करना चाहते हैं, यह कहीं ना कहीं इस टेक्नोलॉजी की ही विशेषता है जो आप तक पहुंच रही है। तो ये टेक्नोलॉजी आज शिक्षा के विस्तार का एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा माध्यम है। इसकी उपयोगिता से हमारे शिक्षा में काफ़ी विस्तार हुआ है और अच्छे टेक्निक, अच्छे मेथड, अच्छे नॉलेज की उपयोगिता बढ़ गई है, को प्राप्त करने की क्षमता बढ़ गई है। लोग इसके प्रति, शिक्षा के प्रति अत्यधिक जागरूक हुए हैं। तो ये सारी उपयोगिता है जो बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करता है शैक्षणिक माध्यम से देखा जाए तो हमारे यहाँ भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये कहीं ना कहीं शिक्षा को एक विस्तृत रूप प्रदान कर रही है, शिक्षा को बहुत ज़्यादा व्यवहारिक रूप प्रदान कर रही है।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी। यह इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। आपको जब एक फॉर्मल रूप से, एक सैद्धांतिक या पारंपरिक रूप से जब आप शिक्षक से पढ़ रहे होते हैं तो शिक्षक आपको किसी भी सूचना या किसी भी यूनिट, चैप्टर इत्यादि के बारे में कुछ निर्देश देते हैं। तो उस निर्देश के अकॉर्डिंग जब आप एजुकेशन को इम्प्रूव एजुकेशन लेते हैं तो आपको कुछ ना कुछ गाइडलाइन मिलता है, और यह गाइडलाइन ही आपके अच्छे एजुकेशन सिस्टम को और ज़्यादा बेहतर बनाने का काम करता है। तो यह अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी जो है वो एक प्रकार का तकनीक, जिस तकनीक के द्वारा हम अपनी अनुदेश का अर्थात निर्देश का पालन करके अपने एजुकेशन सिस्टम को और ज़्यादा डेवलप कर सकें। अर्थात अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी जो है यह शिक्षक के अनुरूप, आदेश के अनुरूप, संसाधन के अनुरूप, तकनीक के अनुरूप ज्ञान के विकास का एक साधन है। अर्थात हमारे ज्ञान का, हमारे संज्ञान का जो विकास होगा उसमें हमारी तकनीक की उपयोगिता, हमारे शिक्षक के निर्देश की उपयोगिता, संसाधन की उपयोगिता, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर जो टेक्नोलॉजी बनाई गई है वह एक प्रकार का इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी कहलाता है। इस इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के बेस पे हम लर्न करते हैं। अर्थात इसका मूल उद्देश्य संज्ञानात्मक विकास ही है। अर्थात संज्ञानात्मक विकास की प्राप्ति के लिए शिक्षार्थी द्वारा क्रियाशील होकर शिक्षक के अनुदेश का पालन करना, शिक्षक के निर्देश का पालन करना, अच्छे तकनीक का उपयोग करना, ज्ञान की बढ़ोतरी के लिए अच्छे संसाधन का उपयोग करना, अच्छे प्रौद्योगिकी का उपयोग करना और दार्शनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे अपने में लाना, शिक्षा के प्रति जागरूक होना, ये सारे अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी अर्थात इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी की ऑब्जेक्टिव्स, विशेषता होती है। अर्थात हमें मुख्य रूप से इसे समझना है कि ये है क्या। फॉर्मली आपके सिलेबस में जो भी पॉइंट्स दिए हुए हैं इस यूनिट में, वो यूनिट 8A की बात कर रहे हैं, वो आपको एक समझ की बात कर रहे हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन यह क्वेश्चन कहीं न कहीं एक ऑब्जेक्टिव्स एम को लेके ही होगा या उसकी अंडरस्टैंडिंग को लेके होगा, क्योंकि कुछ इंस्ट्रूमेंट देगा, कुछ मेथड देगा, कुछ सिस्टम देगा और उसके बारे में यह पूछ सकता है कि यह कौन सी तकनीक है, यह कौन सी पद्धति है, यह कैसा व्यवस्था है, यही पूछ सकता है। अतः आप व्यवस्था को समझें, टू द पॉइंट समझें कि यह है क्या, इसकी उपयोगिता क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है और यह है क्या, बस इतना ही। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा के बारे में हमने आपको कहा ही, औपचारिक शिक्षा एक प्रकार का सैद्धांतिक या पारंपरिक शिक्षा है जो हम पूर्व से ग्रहण करते हैं, पूर्व से लेते आ रहे हैं। जहां आप देख रहे होंगे कि एक शिक्षक होते थे, बहुत सारे स्टूडेंट को वो पढ़ा रहे हैं। तो ये जो एक फॉर्मल एजुकेशन है, इसी औपचारिक शिक्षा को इनफॉर्मल एजुकेशन बोलेंगे। तो यह एक सैद्धांतिक, पारंपरिक, सांस्कृतिक शिक्षा होती है जो पुराने रीति रिवाजों, पद्धति के अनुरूप चलती आ रही है। नेक्स्ट है हमारा गैर औपचारिक शिक्षा, जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहलाएगा। ये गैर औपचारिक शिक्षा, इसमें जो है यह वह शिक्षा प्रणाली है जो पारंपरिक रूप से नहीं बल्कि वर्तमान कंडीशन, वर्तमान टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग ये ओपन और डिस्टेंस मोड में भी दी जाती है। आज जो हमारे यहाँ ओपन और डिस्टेंस लर्निंग है, ये मुक्त शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा, ये गैर औपचारिक शिक्षा के ही भाग है। अर्थात गैर औपचारिक शिक्षा शिक्षा का वह प्रकार है जिसमें शिक्षा सैद्धांतिक रूप से नहीं बल्कि वर्तमान पद्धति के अनुरूप अच्छे तकनीक, अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की उपयोगिता के बेस पे जो ओपन या डिस्टेंस लर्निंग या कोर्सेज हम लोग को प्रोवाइड कराई जा रही है, वो कहीं ना कहीं गैर औपचारिक शिक्षा का एक स्रोत है, गैर औपचारिक शिक्षा का एक भाग है। अर्थात यह पारंपरिक शिक्षा नहीं बल्कि गैर पारंपरिक शिक्षा के नाम से जानी जाती है। इसे गैर पारंपरिक शिक्षा भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा को इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। यह एजुकेशन क्या है कि जब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं फिर भी वो कुछ लर्न कर रहे हैं अपने परिवार वालों के साथ, अपने आसपास परिवार, परिवेश, पर्यावरण के साथ जो लर्न कर रहे हैं। अर्थात जब आप किसी खास संस्थान में नहीं, किसी खास फाउंडेशन में नहीं बल्कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट से जब आप सीख रहे होते हैं तो यह आपका इनफॉर्मल
एजुकेशन कहलाएगा, यह आपका अनौपचारिक शिक्षा कहलाएगा। इसमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है, कहीं आप बंधे हुए नहीं, कोई शिक्षक नहीं होगा, बल्कि कुछ सीखते सीखते आपको कुछ सीखना है अपने सोसाइटी से, अपने इन्वायरमेंट से, अपने और भी कोई सर्किल, सोशल ग्रुप इत्यादि के माध्यम से जो आप सीखते हैं वो अनौपचारिक शिक्षा कहलाता है। और इसमें एक शिक्षा है इंक्लूसिव एजुकेशन, जो समावेशी शिक्षा कहलाती है। ये इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, तो सभी को समान रूप से शिक्षा जब दी जाती है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जैसे कि आप किसी क्लास में आप पढ़ा रहे हैं एज ए शिक्षक, तो आप देखते हैं कि वहाँ कुछ बच्चे को दिखने में, बोर्ड देखने में समस्या होती है, तो उसे आप नज़दीक ले आइए। कुछ बच्चे को सुनने में समस्या होती है, उसे भी आप नज़दीक ले आइए। कुछ बच्चे शिक्षक से डरे हुए रहते हैं, तो उसको आप विशेष सहानुभूति दिखाइए। तो सभी को समान रूप से, सभी को संगठित रूप से लेकर और सभी को सम्मिलित रूप से मिलाकर एजुकेशन जो दिया जाता है वो इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात समावेशी शिक्षा कहलाता है। इसमें विशेष रूप से जब आप अच्छे इंस्ट्रूमेंट, जो हमारा कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है एंड न्यू गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हैं, या जो भी अच्छे तकनीक टेक्नोलॉजी का उपयोग अगर कर दिया जाए इंक्लूसिव एजुकेशन में, तो और भी हमारा यह शिक्षा, समावेशी शिक्षा विस्तृत रूप से बढ़ोतरी होगा, विस्तृत रूप से और बढ़ेगा और इसका बच्चों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। बच्चे इसमें इंटरेस्टेड होंगे और अच्छे रूप से एजुकेशन को ऑब्जर्व करेंगे, ग्रहण करेंगे। तो इस तरह से समावेशी शिक्षा हो या अनौपचारिक शिक्षा हो या गैर अनौपचारिक शिक्षा हो या औपचारिक शिक्षा हो, इन सारे शिक्षाओं का ऑब्जेक्टिव्स जो है वो यही है कि अच्छे शिक्षा को और ज़्यादा विस्तृत करने के लिए, और ज़्यादा व्यवहारवादी रूप अपनाने के लिए, इसको और ज़्यादा प्रयोगात्मक रूप में लाने के लिए और इसके प्रति लोगों में दिलचस्पी जगाने के लिए जो वर्तमान में टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है, तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, वह इसमें किया जाए ताकि इन सभी के माध्यम से सभी को शिक्षा प्राप्त कराया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि व्यवहारवादी संरचनात्मक एवं रचनात्मक सिद्धांत का अवलोकन। यह अनुदेशात्मक अभिकल्प के रूप में देखा जाए, इसको इंस्ट्रक्शनल मॉडल, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन के रूप में इसे आप देखिए। तो ये जो बातें आप देख रहे हैं व्यवहारवादी, जो बिहेवियरिज्म है, और संज्ञानात्मक जो है, जो कॉग्निटिव है, और एक रचनात्मक है जो कंस्ट्रक्टिव है। तो ये जो आप बिहेवियरिज्म या कॉग्निटिव या कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल देख रहे हैं, सिद्धांत देख रहे हैं, इसको एक इंस्ट्रक्शनल डिजाइन के रूप में कैसे उपयोग किया जाएगा, इसके लिए बहुत सारे हमारे शिक्षाविदों ने जो दिए हैं कुछ व्यवहारवादी, जैसे व्यवहारवादी सिद्धांतों को अनुदेशात्मक अभिकल्पों के रूप में प्रायोजित करने के लिए, को बढ़ावा देने के लिए स्किनर का सिद्धांत है, और संज्ञानात्मक सिद्धांतों के विकास के लिए अनुदेशात्मक अभिकल्पों के रूप में पियाजे और आशुबेल और ब्रूनर का सिद्धांत है। रचनावादी सिद्धांत के अवलोकन के लिए जो अनुदेशात्मक अभिकल्प के रूप में पियाजे और वाइगोत्स्की का सिद्धांत है, यह विशेष रूप से है। और ऐसा नहीं है कि हमारे सिलेबस में जो स्किनर, पियाजे या आशुबेल, ब्रूनर या वाइगोत्स्की का नाम दिया है किसी एक के लिए है। हकीकत बात यह है कि सभी लोग मिलकर इन सिद्धांतों के रूप में कार्य किए हैं। ऐसा कोई भी सिद्धांत, ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं है इनमें से जो व्यवहारवादी में काम नहीं किए हैं, संज्ञानात्मक में काम नहीं किए हैं, रचनावादी सिद्धांत में काम नहीं किए हैं। तो इससे संबंधित यह प्रश्न नहीं आ सकता है कि संज्ञानात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दी गई है या रचनावादी सिद्धांत किसके द्वारा दी गई, बल्कि इसका ऑब्जेक्टिव्स आ सकता है, क्योंकि ये सब में है। तो इसके लिए विशेष रूप से यही आ सकता है कि व्यवहारवादी सिद्धांत का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, संज्ञानात्मक सिद्धांत का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, रचनात्मक सिद्धांत का ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो भी और ये ऑब्जेक्टिव जो है इसके सिद्धांत के, इसी के नाम में दिखता है। अब यहाँ देखिए व्यवहारवादी सिद्धांत की बात करते हैं, तो क्या करेगा, जिसको आप शिक्षा दे रहे हैं उसके व्यवहार का अवलोकन करिएगा और उसी के व्यवहार में अच्छे व्यवहार को और बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो ये दो बातें सामने आती हैं, अर्थात व्यवहारवादी सिद्धांत में जो इंस्ट्रक्शनल
डिज़ाइन की बात की जाएगी तो वह इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन या मॉडल की जो बात की जाएगी वो व्यवहारवादी सिद्धांत में यही होगा कि हमें बच्चों के व्यवहार का अवलोकन करना है और फिर उसके व्यवहार को अच्छा बनाने के लिए जो डिज़ाइन प्रस्तुत के कुछ डिज़ाइन कुछ मॉडल लागू करना होगा ताकि उसके व्यवहार में इम्प्रूवमेंट किया जाए। तो स्किनर के द्वारा व्यवहारवादी सिद्धांत को मुख्य रूप से प्रतिपादित किया गया है, परंतु सभी लोगों की इसमें विशेष भूमिका भी है। तो हमें विशेष रूप से यही ऑब्जेक्टिव्स याद रखना है कि व्यवहारवादी सिद्धांत में क्या किया जाता है। तो व्यवहारवादी सिद्धांत नाम से ही स्पष्ट है, बच्चों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और उस व्यवहार में जो कमी दिखती है उस कमी को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए, उस कमी को समाप्त करने के लिए, उसे अच्छा करने के लिए, अच्छे व्यवहार बच्चों में अच्छे व्यवहार के निर्माण के लिए जो डिज़ाइन मॉडल प्रस्तुत किया जाएगा वो व्यवहारवादी सिद्धांत के अनुरूप आएगा। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास। हम जानते ही हैं कि जब किसी बच्चों को आप पढ़ा रहे होते हैं तो उस बच्चों के पूर्व के ज्ञान का आपको अवलोकन करना पड़ता है, फिर आप अपने टेक्नोलॉजी स्कीम के द्वारा उसे अच्छे ज्ञान दीजिए, अच्छे नॉलेज दीजिए और उसके बाद आप देखिए कि वो अच्छा उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं। तो पूर्व के ज्ञान का अवलोकन करना और उसके ज्ञान में को विकसित करना, ये संज्ञानात्मक सिद्धांत की ऑब्जेक्टिव्स होंगे। रचनावादी सिद्धांत क्या है? यह एक प्रकार का कंस्ट्रक्शनल प्रिंसिपल है। कंस्ट्रक्शनल प्रिंसिपल का अर्थ ही हुआ कि आपके पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए जो आप अपनी बुद्धि स्तर से, अपनी बुद्धि, अपनी क्षमता से आप रचनात्मक दृष्टिकोण अपना सकते हैं, अर्थात आप में रचना करने की क्षमता आ जाती है। तो जब भी आपको किसी भी चीज़, किसी भी दृष्टिकोण, किसी भी एजुकेशनल थीम के अकॉर्डिंग आप में अगर कंस्ट्रक्शनल कैपेबिलिटी आती है, आप में रचनात्मक क्षमता आती है, यह रचनात्मक क्षमता ही आपके अच्छे सिद्धांत या रचनात्मकवादी सिद्धांत के रूप में जाना जाएगा। अर्थात हर बच्चों में किसी एक पार्टिकुलर वे में जाने की एक अपनी रचना होती है, अपनी क्षमता होती है। हमें उसका अवलोकन करना है एज ए टीचर कि बच्चों में रचनात्मक कार्य क्षमता है या नहीं। दूसरा, हमने जो उसको एजुकेशन दिया उस एजुकेशन के बेस पे अब उसमें यह कंस्ट्रक्शनल एबिलिटी उपलब्ध हुआ या नहीं हुआ, ये कंस्ट्रक्शनल एबिलिटी उसमें बढ़ी या नहीं बढ़ी। तो इन सिद्धांतों में मुख्य रूप से इन्हीं चीज़ों का अवलोकन किया जाता है जो इन शिक्षाविदों द्वारा एक मॉडल के द्वारा, अभिकल्पों के द्वारा तैयार किया गया है। तो विशेष रूप से हमें यही सिर्फ पढ़ना है कि इसमें होता क्या है। तो शॉर्टली इसको इतना ही देखना है और कुछ ज़्यादा नहीं देखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अधिगम सिद्धांतों तथा अनुदेशात्मक कार्यनीति के बीच के संबंध, अर्थात रिलेशन बिटवीन लर्निंग थ्योरीज एंड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी फॉर लार्ज एंड स्मॉल ग्रुप। जब भी हम कुछ सीख रहे होते हैं तो उसके साथ कुछ ना कुछ थ्योरी होती है, कुछ ना कुछ सिद्धांत होता है और कुछ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी होता है, एक निर्देशात्मक कार्यनीति और प्रणाली होती है। किसी भी चीज़ को, आप किसी गेम को, किसी खेल को सीखने की बात कीजिए तो उस खेल को सीखने में भी आपको एक कार्यनीति की जरूरत होती है, एक निर्देशात्मक, एक निर्देश दिया रहता है। आप कोई भी गेम खेलते हैं, डाउनलोड करते होंगे, मोबाइल पे भी देखते होंगे तो उसके लिए कोई ऐप्स भी डाउनलोड करते हैं, एक निर्देश रहता है, उसको आप यस 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 करते हैं। अगर उसको आप स्किप करके भागते हैं तो आपका वो ऐप सही रूप से काम नहीं करता है। अर्थात आप किसी भी चीज, इंस्ट्रूमेंट को, किसी भी बुक को, किसी भी टेक्नोलॉजी को उपयोग करने के लिए एक इंस्ट्रक्शनल सिस्टमेटिक अरेंजमेंट से आप गुजरते हैं, इंस्ट्रक्शनल निर्देश से आप गुजरते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी जो है वो किसी भी सिद्धांत, किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए होता है। इसमें अब लर्निंग थ्योरी जो होती है, हमारा जो सीखने का सिद्धांत है, सीखने की जो प्रोसेस है, तो सीखने के प्रोसेस में एक निर्देशात्मक कार्यनीति, स्ट्रेटजी की क्या उपयोगिता है या क्या रिलेशनशिप है। तो यह छोटे स्तर पे हो या बड़े स्तर पर, अर्थात लार्ज ग्रुप में हो या स्मॉल ग्रुप में हो, ये होती ही है। आप छोटे स्तर पे, जैसे कि कैरम बोर्ड आपको खेलना है तो कैरम बोर्ड के खेलने के लिए आपको यह इंस्ट्रक्शन जानना पड़ेगा कि किस बेस पे कैरम बोर्ड खेली जाती है। आपको अगर कोई क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट खेलने के लिए भी आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है, तो ये रूल है, इसको फॉलो करना होगा। अगर आप कोई टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं तो उस टेक्नोलॉजी के उपयोग में भी आपको कुछ
इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि इस इंस्ट्रक्शन के बेस पे ही आपका टेक्नोलॉजी काम करेगा। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है, यह इंस्ट्रक्शन एक कार्यनीति या स्ट्रेटजी के रूप में हो जाती है, और हम लोग जो ऑब्जर्व करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, यह हमारा लर्निंग थ्योरी होता है उस सिस्टम में, उस प्रौद्योगिकी में, उस खेल में, उस अवस्था में। तो इसमें गहरा संबंध होता है। अतः शिक्षण प्रणाली में सीखने और निर्देशन कार्यनीति के बीच में जिस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, सीखने और निर्देशन, हम कुछ अगर सीख रहे हैं, जैसे क्रिकेट खेलना अगर हम सीख रहे हैं अकॉर्डिंग टू रूल, बैडमिंटन खेलना अगर हम सीख रहे हैं अकॉर्डिंग टू रूल, तो सीखने, समझने और निर्देशन कार्यनीति, जो निर्देश है, जो डायरेक्शन है, उसके अकॉर्डिंग जिस बीच में जिस टेक्निक का उपयोग किया जाता है, उस टेक्निक को ही हम, उस तकनीक को, उस प्रौद्योगिकी को ही हम बोलेंगे कि यह अधिगम सिद्धांत के अनुदेशात्मक कार्यनीति के बीच के संबंध को स्थापित करता है। तो अब सीखने और प्रौद्योगिकी, सीखने की प्रौद्योगिकी एवं निर्देशन देने की यानी सिखाने की प्रौद्योगिकी की जो संबंध है, उसे ही विशेष रूप से इसमें हम समझेंगे। उदाहरण के लिए आज यूजीसी नेट जेआरएफ की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें कुछ सिखाने के लिए, जैसे कि हम कुछ यूनिट्स या कुछ पॉइंट्स आपको सिखाने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग कर रहे हैं, जिस प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं, जो यूट्यूब, मोबाइल या जो भी कुछ है, और सीखने के लिए आप किस प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं, आपके पास यूट्यूब, मोबाइल, लैपटॉप क्या है, तो सीखने के लिए जिस प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं और सिखाने के लिए जिस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है, इसके बीच में कोई ना कोई रिलेशन है। उसी रिलेशन को हम प्रौद्योगिकी का यह रिलेशन बोलेंगे, जो लगभग एक ही होता है, क्योंकि जिस माध्यम से हम सिखा रहे होते हैं लगभग उसी माध्यम से आप सीख रहे होते हैं, परंतु कोई ऐसी टेक्निक है जिसका उपयोग और भी दूसरे रूप में भी होता है। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो सीखने और सिखाने के बीच में जो प्रौद्योगिकी है, जो टेक्नोलॉजी है, वह टेक्नोलॉजी दोनों के बीच को बीच की दूरियों को घटाता है और सीखने सिखाने का काम करता है। तो यह दोनों के बीच में अच्छे रिलेशनशिप होते हैं, अर्थात लर्निंग थ्योरी एंड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी के बीच में टेक्नोलॉजी का एक अच्छा रिलेशन होता है, जो दोनों को कंबाइन करके जोड़ता है और दोनों के एम्स को, दोनों के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करता है। यह लार्ज ग्रुप में भी हो सकता है, जब हम एक बड़े ग्रुप में कुछ सीख रहे होते हैं, जैसे कि एक 50-60 के ग्रुप में या 20 प्लस के ग्रुप में जब आप कुछ सीख रहे होते हैं, तो यह लार्ज ग्रुप के रूप में सीखना हो गया। और जब यही आप छोटे से 2-4 लोगों के समूह में जब आप सीख रहे होते हो, तो यह स्मॉल ग्रुप के रूप में होगा। इसमें भी 2 प्रकार की होती है सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया होगी, वो एक फॉर्मल और नॉन फॉर्मल, अर्थात औपचारिक शिक्षा के रूप में और गैर औपचारिक शिक्षा के रूप में होगा। तो फॉर्मल सिस्टम के द्वारा जब हम एजुकेशन को प्राप्त कर रहे होते हैं तो औपचारिक शिक्षा होती है, और नॉन फॉर्मल एजुकेशन के द्वारा भी तो हम ये जो लार्ज और स्मॉल ग्रुप हैं, इन दोनों ग्रुपों में ये औपचारिक और गैर औपचारिक के माध्यम से ही हम सीखते हैं। जैसे गैर औपचारिक शिक्षा में क्या होता है कि ओपन और डिस्टेंस लर्निंग एक साथ हजारों लाखों आदमी सीख सकता है, यह एक प्रकार का एक लार्ज ग्रुप का एजुकेशन सिस्टम हो गया। बल्कि औपचारिक शिक्षा में क्या है कि एक साथ 10-20 लोग या कम लोग को एजुकेशन प्रोवाइड कराया जा सकता है, तो यह एक स्मॉल ग्रुप का एजुकेशन सिस्टम होता है। सो यह दोनों टेक्नोलॉजी जो हो गया, यह दोनों जो टेक्निक हो गया, औपचारिक एजुकेशन एंड गैर औपचारिक एजुकेशन, यह कहीं ना कहीं हमारे थ्योरी अर्थात लर्निंग थ्योरी और इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी के बीच के रिलेशनशिप को बतला रहा होता है, जो लार्ज और स्मॉल के रूप में होता है या फॉर्मल या नॉन फॉर्मल होता है। दोस्तों आज इतना ही है। अब हमारे यूनिट 8A में है, अब हम 8B के साथ पुनः आप लोगों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।